हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हमारा डे 1 है क्रैश कोर्स का और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, हम उसकी प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टीज होती क्या है, जैसे उसका साइज कितना है ना, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका वेट कितना है, ठीक है, या फिर हम उसका मास जानना चाहते हैं। ओके, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। ओके, या उसका टेम्परेचर हम जानना चाहते हैं। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज को जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम उन्हें नाम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, ओके, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है मास, लेंथ, या हम वॉल्यूम देखना चाहते हैं। ओके, इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको मेजर तो कर ही सकते हैं, जब हम इनको डिफाइन करेंगे तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, एज अ नंबर। ओके, सपोज मैं जानना चाहती हूँ कि मास कितना है, तो मास को मेजर करके हम कितना लिखेंगे, 5 यूनिट। ओके, ये 15 यूनिट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी हमारे पास, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर। ओके, अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है हमारे पास। ओके, हम जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन कुछ आती है फंडामेंटल, या बोल सकते हैं बेसिक। ओके, और ये होती है 7। ओके, कौन कौन सी होंगी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो जनरली। ओके, करंट, और लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिक बोला जाता है। ओके, बेसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे छोटी क्वांटिटीज हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते इन चीजों को मेजर करने के लिए। लेकिन इससे अलग एक और टर्म आती है हमारे पास, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको डेराइव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको हम इन बेसिक क्वांटिटीज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम। एक क्यूब है हमारे पास, उसका हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमने किसको यूज किया, लेंथ को। ठीक है, लेंथ से छोटा तो हम कुछ नहीं ले सकते, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो इन 7 से अलग आपको जितनी भी क्वांटिटीज मिलेंगी वो सब फिजिकल क्वांटिटीज तो होंगी, लेकिन डेराइव्ड। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यूनिट्स। अब यूनिट्स को क्यों डिफाइन किया गया, देखो हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। ओके, लेकिन मेजर करें कैसे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हमारे पास एक एलिफेंट है और एक डॉग है। ओके, अब हम कंपैरिजन करके ये तो बता सकते हैं कि जो एलिफेंट है उसका मास ज्यादा होगा डॉग के मास से, लेकिन एग्जैक्टली कितना ज्यादा होगा
इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड चाहिए। ओके, तो वैसे ही इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए 7 बेसिक स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मास जानना है तो उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो होगी केजी। ये हम एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं। अब ये सिस्टम क्या होते हैं वो भी अभी देखेंगे। ओके, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड है किसको मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए। ओके, वो क्या सेट किया है हमने, केजी। ओके, हमने बोला कि इतना जब मास होगा हम उसे क्या बोलेंगे, 1 केजी मास। अब जब हम बोलते हैं सपोज जो एलिफेंट है उसका मास कितना है, 1000 टाइम्स इस केजी का, है ना, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 1000 केजी। अगर हमने बोला कि डॉग का भी मेजर कर लेते हैं, सपोज डॉग का है 50 केजी, तो हमने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया डॉग का मास उससे 50 टाइम्स ज्यादा है और एलिफेंट का 1000 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं यूनिट्स की, यूनिट्स होती क्या है, हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ओके, उनके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। अब इन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। ओके, यहाँ पर जो मास, जैसे हमने अभी बोला मास है हमारे पास, इसके लिए स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, केजी। वैसे ही हमने इन सब के लिए यूनिट्स को डिफाइन किया। फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है ना, डेराइव्ड में बहुत सारी आएंगी, लेकिन उन सबको हम इन्हीं से निकाल सकते हैं, तो उनकी यूनिट्स को भी हम इन बेसिक यूनिट्स की हेल्प से निकाल लेंगे। ओके, तो सिर्फ हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टम। अब सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम आता है हमारे पास एसआई और एमकेएस सिस्टम। ठीक है, इसमें हम जब लेंथ को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करेंगे मीटर में, मतलब जो लेंथ का स्टैंडर्ड है वो क्या है, मीटर। ओके, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड को डिफाइन किया गया। ओके, लेकिन एक और सिस्टम था सीजीएस। सीजीएस में लेंथ के लिए क्या स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ, सेंटीमीटर, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर मास मेजर करेंगे तो किस में आएगा, ग्राम में, और टाइम एज इट इज रहेगा सेकेंड। थर्ड होता है एफपीएस सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, उसको हम मेजर करेंगे फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को अगेन सेकंड में। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, बेसिक क्वांटिटीज देखेंगे। ओके, और उनके साथ में बेसिक यूनिट्स। ठीक है, और उसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एसआई सिस्टम को। ओके, तो आप यहाँ से कुछ नोट करना चाहे तो कर सकते हो। अब यूनिट्स भी दो तरह की होंगी, बेसिक और डेराइव्ड। जो बेसिक यूनिट्स है वो कितनी होती है, 7, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की तरह। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बेसिक यूनिट्स देखने वाले हैं। ओके, और इसके लिए हम यूज करेंगे अपने एसआई सिस्टम को। ओके, एसआई सिस्टम को यूज करते हुए मास के लिए जो यूनिट है वो क्या आती है, केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैपिटल के है, करंट के लिए एम्पियर,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउंस करेंगे मोल। और लास्ट है लुमिनियस इंटेंसिटी, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और है क्या ये कैंडेलम, ओके। अब ये 7 हो गई हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज विद बेसिक यूनिट्स। इनसे अलग हमारे पास 2 यूनिट और आती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओके। इनको बेसिक यूनिट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ओके, लेकिन है ये भी बेसिक की तरह ही, ओके। फर्स्ट है प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल होगा उसे हम मेजर करेंगे रेडियन में, और जो सॉलिड एंगल होगा उसे हम मेजर करेंगे स्टेरेडियन में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, मान लेते थीटा है, ओके। प्लेन एंगल के केस में थीटा 0 से लेकर कहां तक जा सकता है, ओके। वहीं अगर हम बात करें सॉलिड के लिए, तो देखो जैसे हम कोन बनाते हैं ना, ठीक है, ये वैसा होता है। 3D में, ओके। और यहाँ पर ये जो एंगल होगा थीटा, ये थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, 360 तक जा सकता है, ओके। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ रिलेशंस की। रिलेशंस में हमारे पास कुछ बेसिक रिलेशन होती है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, ओके। जैसे 1 मिनट में कितनी सेकंड होंगे, 60। 1 आवर में 60 मिनट्स। 1 लीटर मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। वही अगर हम बात करें 1 लीप ईयर की, तो उसमें 366 डेज, ओके। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा प्लेन एंगल, ठीक है। अगर हम डिग्री को किस में चेंज करना चाहते हैं, रेडियन में, तो यहाँ पर प्लेन एंगल के लिए हम क्या लेते हैं, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें, तो 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के लिए, ओके। अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन सा अप्लाई करना है। अगर आपके पास जो एंगल है वो 180 या इससे कम है, तो आप ये यूज करोगे। अगर वो 180 से ज्यादा है, देन आप ये यूज करोगे, ओके। नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह की रिलेशंस आएगी जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे जाएंगे, ओके। ये हमें 12th की जो फिजिक्स है वहां पर मिलती है, अराउंड 11 और 12 चैप्टर में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के, ओके। तो आप एक बार इसका पूरा पिक ले लीजिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम की प्रॉब्लम्स आती है इस चैप्टर से, वो कैसी आएगी, कन्वर्जन से रिलेटेड। कन्वर्जन के लिए आपके पास इस तरह की रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए, ओके। साथ में ये यूनिट्स याद होनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है ना, वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ओके। किसी भी न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे कि हमने यहाँ पर जो वैल्यूज दी है, मतलब उन्होंने जो वैल्यूज दी होंगी, हो सकता है उन्होंने एसआई सिस्टम में दी है और आपसे किस में पूछ ले, सीजीएस में, ओके। या फिर उन्होंने वहां पर जो टाइम दिया है वो किस में दिया है, मिनट्स में, और वो किस में पूछ ले, सेकंड में। तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ओके। उसके लिए आपको ये सब रिलेशंस याद होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो उस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, और अगेन यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 11th की पूरी फिजिक्स और 12th की पूरी फिजिक्स, कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और आपको, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज है, ये आपको करनी आनी ही चाहिए
यहाँ पर आपके मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक साथ लिख दिया मैंने सबको। आप अगर खुद से ट्राई करना चाहो तो पॉज करके सबको ट्राई कर सकते हो, उसके बाद इनके सॉल्यूशन देख लेना। ओके, फर्स्ट में क्या है, हमारे पास 1 ईयर दिया हुआ है और उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। ओके, सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें 365 डेज होंगे। ओके, सोल्व करें। देखो 1 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, 365 डेज के इक्वल। ओके, सीधा तो हम सेकंड में जा नहीं सकते, तो हम उसको ब्रेक करेंगे। अभी हमने ईयर को किस में ब्रेक किया, 365 डेज में। ओके, अब ये तो एक नंबर आ गया। डेज को ब्रेक करना है किस में, डेज से छोटे वाली क्वांटिटी क्या आएगी हमारे पास, एक डे में कितने आवर होते हैं, कितने होंगे, 24 आवर्स, है ना। या तो आप एक डे बोलो या फिर क्या बोल दो, 24 आवर्स, एक ही मतलब होता है। ओके, तो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, 1 आवर को आप क्या बोल सकते हो, 1 आवर में होती है 60 मिनट्स। ओके, तो आप या तो 60 मिनट बोल दो या फिर 1 आवर। नेक्स्ट, 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड्स। तो हमने इसको कहां से ब्रेक करना स्टार्ट किया था, ईयर से, और कहां तक ले आए हैं, सेकंड तक। आपको भी यही प्रोसेस करनी है जब भी आपको इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए। ओके, हो सकता है वो सिर्फ आपको डेज तक पूछ ले या आवर्स तक पूछ ले, तो काम कम हो जाएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कन्वर्ट करना है 240 डिग्री को रेडियन में। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, 240 डिग्री 180 से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या रिलेशन यूज करेंगे, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई बाय 360। हमें कितना निकालना है, 240, तो 240 कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक बॉडी फॉलिंग स्टेट में है और यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9.8, है ना। बताया नहीं है कि ये क्या क्वांटिटी है, पता कैसे चलेगा, इसके यूनिट से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की। अब क्योंकि बॉडी फॉलिंग स्टेट में है, मूव नहीं कर रही है ना, एक प्लेन पर मूव करेगी तो हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। जब बॉडी ऊपर से नीचे डाली जाती है, फेंकी जाती है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, ग्रेविटी की। जी कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है। ओके, हमें तो मीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर की टर्म्स में ले आएंगे। कितना हो जाएगा, या फिर 10⁻³ किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, आर
1 आवर सेकंड। तो 1 आवर और सेकंड में क्या रिलेशन आ जाएगी? देखो, आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट्स। ओके, और 60 मिनट्स, मिनट्स को क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड। ओके, तो क्या रिलेशन आई ये? 1 आवर इक्वल्स टू दिस। अगेन हमारे पास क्या है? सेकंड लाना किस में है? आर में। तो हम इसे क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी, कन्वर्ट नहीं, रीअरेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 बाय दिस। ओके, प्लेस करें। ये हो जाएगा हमारे पास g इक्वल्स टू 9.8। मीटर को क्या करना है? इससे रिप्लेस करना है 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर क्या है? सेकंड, सेकंड को क्या लिखेंगे? 1 बाय 3600 आर। सेकंड का स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ओके, 9.8 इंटू 3600 स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 10 टू द पावर -3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा किसमें? किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी सिंपल है। ओके, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम टाइम पे कि इतना सिंपल कैसे पूछ लिया। ओके, तो एक बार मैं ये करा देती हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा माइंड में रहे कि हाँ इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है? एक मेजरमेंट हुआ किसका? एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ओके, इन्होंने पूछा है कि जब हमने मेजरमेंट किया तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसमें क्या रिलेशन होगी। ओके, यहाँ कर लेते हैं इसको। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज मास है। हमने एक बॉडी का मास मेजर किया है, ठीक है, बता सकते हो कि क्या आएगा? कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल दो, जैसे 50 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर 50 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ग्राम क्या है? यूनिट है ना? तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन आया? ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल के साथ पूछ रहे हैं, ठीक है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ओके, तो सिंपल था, है ना? लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसलिए शायद फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन पढ़ के समझ में ना आए। ओके, तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ परफिक्स। अब यहाँ पर ये आपको सीधा सीधा याद करने हैं। ओके, और ये आपको अगेन पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। ओके, होते बहुत सारे हैं लेकिन हम ज्यादातर इन्हीं में से यूज करते हैं। ओके,
और यहाँ पर जो डेसी है, स्मॉल डी अगर आपको दिख रहा है, दैट्स मीन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 टू द पावर -1। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ दिखे 1 डेसीमीटर, तो वहां पर इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल डी का 10 टू द पावर -1 मीटर। ओके, इस तरह मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पिको 10 टू द पावर -12। फॉर एग्जाम्पल पिकोमीटर आपके पास है तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 मीटर, है ना। बाद वाला जो है यूनिट वो सेम रहेगा, पी को आपको क्या लिख देना है, 10 टू द पावर -12 मीटर। फर्मी 10 टू द पावर -15, एंगस्ट्रोम 10 टू द पावर -10, किलो कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10 टू द पावर 3। देखो यहाँ पर जब स्मॉल m रहेगा तो ये क्या होगा, 10 टू द पावर -3, और कैपिटल M आएगा तो 10 टू द पावर 6। गीगा कैपिटल G है 10 टू द पावर 9, और डेका कैपिटल D है 10 टू द पावर 1, या फिर क्या लिख सकते हैं, 10। यहाँ पर कौन स्मॉल है, कौन कैपिटल लेटर में लिखा है, वो ध्यान से नोट करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। तो कैसे जान सकते हैं, कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी हर एक डिजिट नॉन जीरो है, फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 5, 4, 7, सब कितनी है, नॉन जीरो है। तो आपको अगर बताना है कि यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो आप सबको काउंट कर लो, कितनी आ जाएंगी, 5, है ना। 5 डिजिट है तो कितनी आ जाएंगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसमें 0 आ रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसमें 0 आ रहा है और वहां पर डेसिमल हो भी सकता है या नहीं भी, ओके, तो वो वहां पर क्या है, सिग्निफिकेंट। किस केस में, ये जो 0 आ रहा है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, हम जैसे बात करें विदाउट डेसिमल नंबर की, 325001, 0 आया, ओके। नॉर्मली जो 0 डिजिट होती है ना, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन इसी के साथ में होता है। यही आपको याद रखना है कि कहाँ पर सिग्निफिकेंट है और कहाँ पर नहीं। अगर वो इस तरह से नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है ना, या फिर कुछ इस तरह से आ जाए 320.01, यहां पर ये जो सब फिगर्स है सब सिग्निफिकेंट है। और अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितनी डिजिट है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, स्टार्टिंग और एंडिंग जीरोस विदाउट डेसिमल, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, ओके, एक नंबर मैंने ये लिखा है, इसको आप क्या पढ़ोगे, 3, इसको 50, ओके। बात करें अगर सिग्निफिकेंट फिगर की, क्योंकि यहाँ पर भी 0 से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, यहाँ पर इसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर जब आप सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करोगे तो वो 1 आएगी। यहाँ पर ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, ओके।
ये किस जीरो की बात कर रहे हैं? जो जीरो डेसिमल के बाद में आती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 52.300। यहां पर 5 के बाद में जीरो आया था, हमने क्या बोला? जीरो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब यहां पर देखो, यहां पर जीरो से पहले नॉन जीरो नंबर है ना, लेकिन ये लास्ट में भी तो है। तो एक जो एक्स्ट्रा कंडीशन हुई है, यहाँ पर डेसिमल आ गया है। दोनों सिचुएशन सेम थी, यहाँ पर जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट थी, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये कैसी थी? हमने बोला था ये नॉन सिग्निफिकेंट है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस डेसिमल के कारण। अगर जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट भी आ रही है और डेसिमल भी आ रहा है, देन वो क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। और यहां पर अगर आप इनको काउंट करो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5, 5 आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जीरो बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल विदाउट नॉन जीरो डिजिट। अब जब इसकी बात कर ही रहे हैं डेसिमल की, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.0098 डेसिमल तो आ रहा है ना, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जीरो से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो अगेन ये क्या हो जाएंगी? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, सिर्फ ये दोनों काउंट होंगी सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो यहां पर सबसे लास्ट की अगर हम बात करें या सबसे स्टार्ट की बात करें, डेसिमल भी होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट भी होनी चाहिए। अगर उस स्टेट में जीरो है तब हम उसे काउंट कर सकते हैं। ओके, इसको काउंट करें। यहां पर क्या है? डेसिमल के बाद आ रही है जीरो, और यहाँ पर भले ही डेसिमल से पहले है लेकिन नॉन जीरो डिजिट अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर ये सब सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट हो गई है, और ये कितनी है? 4। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी। अगर कोई इस तरह से लिखी हुई है, जैसे हम 12th की फिजिक्स में देखते हैं, तो हमारे पास जनरली इसी तरह के नंबर्स आते हैं, 2 इंटू 10⁸, है ना। अब यहाँ पर x क्या है? इसको इससे कंपेयर करें तो x क्या है? 2। अगर आपको क्या जानना है यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो आप सिर्फ इसकी डिजिट्स पर ध्यान दोगे, इसको इग्नोर करना है। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी डिजिट होंगी, सपोज यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितनी है? 1। अगर यहाँ पर मैं 20 लिख दूं, देन अभी भी 1 है ना। फॉर एग्जाम्पल 0.2 अभी भी क्या है? 1 है। अगर मैं इसको ये लिख दूं, अब ये कितनी हो गई है? 3। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डिजिट लिखी हुई है 2.0 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं मुझे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। क्या मैं इसको सेंटीमीटर में लिख सकती हूँ? 2.0 मीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ?
2.0 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर, है ना। अभी अगर आप इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करो कितनी है, सेम, अभी भी 2 ही है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। लेकिन आप इस नंबर को ये भी तो लिख सकते हो ना, 200 सेंटीमीटर। क्या आप बता सकते हो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? सिर्फ एक, चेंज हो गई। ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमसे पूछा गया है और हमने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज हो गई, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में बात हुई है तो वहां पर जिस तरह से क्वेश्चंस में डिजिट दी हुई है एज इट इज पुट करना है। ओके, यहां पर आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते, आपको कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में, कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है वो उतनी ही रहनी चाहिए, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है और हम मिस्टेक भी सबसे ज्यादा यहीं पे करते हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। मान लेते हैं हमारे पास ये एक नंबर है 36.92 n, n एक अननोन नंबर है। ओके, अब मान लेते हैं आपको इसे पॉइंट जो डेसिमल है उसके बाद आपके पास 3 डिजिट है, आपको सिर्फ 2 डिजिट रखनी है, जो लास्ट वाली 3rd डिजिट है उसे कैंसिल करनी है। ओके, अब यहाँ पर आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है कि क्या वो 5 से बड़ी है या फिर छोटी। अगर वो बड़ी है देन आप क्या करोगे, 2 में आपको +1 करना है और इसके बाद आपको जो डिजिट मिलेगी वो होगी ये। मतलब अगर यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है जिसको आप कैंसिल करना चाहते हो, अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाले डिजिट में आपको 1 ऐड करना है और आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर ये n से छोटी है देन आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको रिमूव कर दीजिए, एज इट इज आपके पास जो बची है वही आपका आंसर होगा। ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या आ जाती है कि वो ना बड़ी है ना छोटी है, एग्जैक्टली 5 है। देन हम क्या करें, तो आपको प्रीवियस डिजिट चेक करनी है। यहाँ पर क्या है 2, कुछ भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ओके, अगर ये इवन है जैसे कि यहाँ पर है तो आपको अगेन n को रिमूव कर देना है, जो आपके पास नंबर बचा है उसको एज इट इज लिख देना है, कोई चेंज नहीं होगा। किस केस में, अगर आपके पास जो प्रीवियस डिजिट है वो क्या है, एक इवन नंबर है या एक इवन डिजिट है। व्हाट इफ यहाँ पर जो प्रीवियस डिजिट है वो कैसी है, ओड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो नंबर है वो है 36.93 n। ओके, अब अगर हमें n को रिमूव करना है और ये किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है, एग्जैक्टली 5 ही लिख लेते हैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 36.94। क्या किया, देखो ये तो 5 के इक्वल आ गया, है ना। इससे पहले वाली डिजिट हमें चेक करनी है, इससे पहले वाली डिजिट में क्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो उसमें हम 1 को ऐड करेंगे और उसे इवन नंबर बनाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 94। ओके, नोट कर लीजिए। अब यहां से हमारे पास आते हैं टाइप नंबर 2, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास मास दिया हुआ है
कितना है 5.74 ग्राम, और बताया है कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या दिया है वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। करना क्या है, फाइंड द डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। हमें डेंसिटी निकालनी है और सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ये कितना है 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2। अब यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात की गई है, इसका मतलब क्या है, आप अपने क्वेश्चन में चेक करो, आपको दो वैल्यूज दी है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितनी है 2। अगर दोनों में 3 होती तो हमें अपना जो आंसर लेना था उसमें भी कितनी फिगर्स को यूज करना था, 3 फिगर्स को, है ना, फिगर बोल दो या डिजिट बोल दो। अगर दोनों में 2 होती तो हमें अपने आंसर को क्या रखना था, सिर्फ 2 डिजिट तक रखना था। ठीक है, 2 डिजिट तक रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8, और अगर 3 तक रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4.78। लेकिन यहाँ पर तो एक 3 है एक 2 है, देन तो ये नोट नंबर 2 इसी केस के लिए है। अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा वैल्यूज दी हुई है और उनमें सिग्निफिकेंट डिजिट भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको कौन सी यूज करनी है, जो लीस्ट है। लीस्ट कौन सी है 2, तो आपको अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है। ओके, यहां पर क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, बाकी सबको कैंसिल करना है। ओके, देखो यहाँ पर ये सब क्या है 3 है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 से कम है, ठीक है, तो इनको हम एज इट इज रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास ये आएगा। लेकिन हमें कहाँ तक रखना है अपना आंसर, सिर्फ यहाँ तक। 8 को रिमूव करना है, 8 क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब नोट नंबर 1 क्या था, आपने ये जो प्रोसेस की लास्ट में जाके की ना, अगर आप यहाँ पर करोगे तो हो सकता है आपका जो आंसर है वो आएगा तो अप्रोक्सीमेशन में ही, बट बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाए, ठीक है, जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उससे मैच ही ना हो। यहाँ पर तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, एक ही बार सोल्व किया है, जिस क्वेश्चन में 2 to 3 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़े वहां पर आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर तो हो सकता है ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन है वहां पर डेफिनेटली पड़ेगा, और आपको जो आंसर आएगा आपका वो आपको ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यूज करना है, लेकिन लास्ट में दो वैल्यूज है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो कौन सा यूज करना है, लीस्ट वाला। ओके, तो ये आपके दोनों नोट हो जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हमारे पास एक क्यूब है, ओके, और उसकी साइड हमें दी हुई है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये हो जाएगा 7.203 स्क्वायर। ओके, आंसर तो आ गया। अब इन्होंने बोला है कि आपको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी यूज करना है। कैसे करें, यहाँ पर तो एक ही वैल्यू दी हुई है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, तो हमारा आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहेगा। ओके, 4 कहां तक आ जाती है, 1 2 3 4। ओके, तो इन सबको छोड़ देंगे,
यहां से काउंट कर लेते हैं कितना आएगा। जब 9 को हम लेंगे 5 से बड़ा होता है, उसको हमें रिमूव करना है। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, 2 में 1 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। ओके, तो ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पर वो आपको या तो ये बोल सकता है, अगर ये दिया हुआ है देन आप इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें जो आंसर चाहिए वो 2 डिजिट तक चाहिए डेसिमल के बाद, तो ऐसे में आपको ये चेक नहीं करना है, आपके पास जो भी आंसर आया है उसके बाद 2 डिजिट तक आपको लिखना है उसको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आया है, ओके, अब इन्होंने बोला है कि ये वाली डिजिट तो एज इट इज रखनी है, डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखना है। क्या करें, अब यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे, इनको तो अगेन क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। 9 को रिमूव करना है, 9 5 से बड़ा होता है, उसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 करना होगा। 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 की यहाँ पर क्या रखेंगे 0 और यहाँ पर 1 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 9 था, 9 को रिमूव करेंगे तो पहले वाले डिजिट में +1 करना होगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना। +1 करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 10 के लिए 0 आ जाएगी, 1 यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30। ओके, तो 9 का जब केस आता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एरर। एरर में क्या होता है, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारी जो रियल वैल्यूज होती है, ओके, वो जो हमने मेजर की है उनसे मैच नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल जब हम लैब में ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर होनी क्या चाहिए, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारी क्या आती है जनरली 9.7, 9.9, है ना, और कुछ तो एग्जैक्टली 10 भी ले आते हैं जो हम अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं। ओके, तो रियल वैल्यू क्या है, ये है, और मेजरमेंट में क्या आती है, तो ये जो डिफरेंस आया है, कितना डिफरेंस आया है, वही हमारे पास एरर है। यहां पर कितना डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है, तो यही हमारे पास इस मेजरमेंट में एरर हुई है। ओके, अब अगर हम इन एरर को नेचर वाइज देखें, ठीक है, कि ये एरर हो क्यों रही है, तो यहाँ पर दो तरह की एरर हो सकती है, एक है सिस्टमैटिक और एक है रैंडम। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है कि ये एरर कंसिस्टेंट होती है, बार बार होती रहेंगी। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके डिजाइन में ही कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हम देखते हैं जब हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं तो वहां पर जो डिजिट होती है, जो मार्क होते हैं ना, मार्क है और जो ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो एग्जैक्टली मैच नहीं करते। ओके, और जो लास्ट के मार्क होते हैं वो कभी कभी दिखाई ही नहीं देते। ओके, तो ऐसे में फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जैक्टली मेजरमेंट को लेके आना। ओके, तो एक तो हो गया डिवाइस को डिजाइन करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट, हमारा एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि उसमें एरर होगी ही। ओके, थर्ड, पर्सनल एरर। ओके, हमें कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें बोला जाता है कि आपकी पोजीशन गलत है, इसलिए आपको नंबर गलत दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट में जो डिजिट आई है वो आप गलत काउंट कर रहे हो, या आप उसे देख इस तरह से रहे हो कि वो आपको गलत दिख रही है ना, या आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, है ना।
तो वो क्या हो जाएंगी, पर्सनल एरर। जब तक आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे तब तक वो वैसी आती रहेगी। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि कंसिस्टेंट है, ये होती रहेंगी। नेक्स्ट, लीस्ट काउंट एरर। ओके, यहाँ पर हमारे पास लीस्ट काउंट एरर होती क्या है, कोई भी डिवाइस आप ले लीजिए, हर डिवाइस की अपनी एक लिमिट होती है जहां तक वो एग्जैक्ट वैल्यूज को मेजर करके आपको दे सकती है। आप उससे छोटी वैल्यूज को मेजर करना चाहोगे देन डेफिनेटली वहां पर क्या मिलेगी, एक एरर। जैसे अगर आप मीटर स्केल यूज कर रहे हो, मीटर स्केल में आप 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हो, मतलब सेंटीमीटर में मेजर करना चाहो इजिली कर लोगे, ओके, मिलीमीटर में करना चाहो कर लोगे, लेकिन 1 मिलीमीटर से कम पे नहीं जा पाओगे। वर्नियर कैलिपर्स में 0.1 मिलीमीटर की एरर, सॉरी, वहां तक आप उसको मेजर कर सकते हो। ओके, स्क्रू गेज में 0.01 मिलीमीटर। अब आपको करना क्या है, अगर आप इन एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो अपनी जो डिवाइस है, ठीक है, उसको उसी तरह से सेलेक्ट करो जिस तरह का आपको मेजरमेंट करना है। अगर आपको वैल्यूज मिलीमीटर में चाहिए और 0.1 प्लेस तक चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर मीटर स्केल यूज करने वाले हो देन प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, एरर डेफिनेटली आएगी। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर होती है अनप्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, हाफ मेजरमेंट हो चुका है, सडनली जो ऑपरेटर्स के चारों ओर का इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, या आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें वोल्टेज सप्लाई हो रही है, वोल्टेज सप्लाई सडनली अपनी वैल्यू चेंज कर दे, अब इन पर आपका कंट्रोल नहीं है। हो सकता है कि आप 5 मिनट के बाद सेम उसी डिवाइस से वही एक्सपेरिमेंट करो देन आपको करेक्ट मिल जाए, है ना। तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, और इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रैंडम है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एरर को एक और तरह से देख सकते हैं कि कितने टाइप की होती है। ओके, तो यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, उसको डिफाइन करने के लिए। डिफाइन मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं तो किस किस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप आता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इसी को हम एक्यूरेसी भी बोल देते हैं। इसमें हमें क्या लेना है, रियल और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। ओके, यहाँ पर मोडलेस यूज हुआ है, मेजर्ड वैल्यू माइनस रियल करो आप, या फिर रियल माइनस मेजर्ड वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स से। ओके, रिलेटिव एरर, सेकेंड टाइप ऑफ एरर क्या हो जाएगा, आपको ये जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, जो डिफरेंस आया है, ओके, उसको डिवाइड करना है रियल वैल्यू से। ओके, रियल वैल्यू से डिवाइड करोगे देन आपको क्या मिल जाएगी, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करना है, सिंपली रिलेटिव एरर में आपने जो निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर सपोज आंसर क्या आया, y, कैलकुलेट करने के बाद ये लिखा जाएगा परसेंटेज में। पता कैसे चलेगा एग्जाम में कौन सी एरर को यूज करना है, आपको वहां पर ये वर्ड्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एरर वर्ड लिखा हुआ है, देन आप ऑप्शंस में देख लो। ऑप्शंस में अगर इस तरह से है, परसेंटेज है, दैट्स मीन यहाँ पर परसेंटेज एरर है। अगर परसेंटेज नहीं है और उन्होंने रिलेटिव एरर बोला है देन ऑफ कोर्स ये यहाँ पर यूज होगा। ओके, अब यहाँ से आती है टाइप 3 जो प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके, और अभी तक हमने जो 2 टाइप देखे हैं वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, किसी भी क्वेश्चन में वो चीज ऐड कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये इंडिविजुअली आएगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आया है, उन्होंने एक एरर को डिफाइन किया था, ओके, और पूछा था कि हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में उसको रखेंगे। ओके,
साथ में एक क्वेश्चन यहां से भी आया था। ओके, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, if a equals to 3.2 plus minus 0.1, b equals to 2.2 plus minus 0.2, then find the error of c। और c कैसे निकाल सकते हैं हम, उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दी है c इक्वल्स टू a प्लस बी। देखो अब यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालनी है, दैट्स मीन पहले तो ये निकालना होगा। अब इसमें देखो, नोट करने वाला पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी है उसमें प्लस या माइनस है ना, दो टर्म है उनके बीच में, ये तो प्लस का साइन है या फिर माइनस का। यहाँ पर हम डेल्टा सी कैसे निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली ये लिखना है। ओके, ये कब होगा, जब हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उनके बीच में उनको या तो ऐड किया गया है या फिर सब्ट्रैक्ट। अब डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू कहां से आएगी, ये देखो प्लस माइनस के साथ में जो लिखा हुआ है वो डेल्टा ए और डेल्टा बी ही होगा हमेशा, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा सी हमें चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.2, ठीक है। प्लस माइनस कुछ नहीं लेना है, सिंपली प्लस लो, ये आ जाएगा 0.3। तो डेल्टा सी की वैल्यू आ गई। सी कैसे निकाले, यहां पर रख दो इनकी वैल्यूज को। इस बार ए की वैल्यू लेनी है, कितनी है 3.2 प्लस 2.2 कितना आएगा 5.4। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा है तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है और ये उसमें एरर, ये यहाँ पर आपके पास रियल नंबर है और ये उसमें एरर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा सी आ गया, सी आ गया, डेल्टा सी बाय सी कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 5.4। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। क्या करेंगे नेक्स्ट, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ओके, ओके, तो ये फर्स्ट टाइप है जो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है जब यहाँ पर प्लस और माइनस होगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, हमें डायामीटर दिया हुआ है एक स्फेयर का, कितना है 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, और परसेंटेज एरर निकालनी है किसमें, वॉल्यूम में। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी वॉल्यूम के लिए, डेल वी डिवाइडेड बाय वी इंटू 100। ओके, वॉल्यूम होता क्या है, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या हो जाएगी, रेडियस, लेकिन हमें तो रेडियस नहीं दी है, क्या दिया है, डायामीटर। डायामीटर को हम क्या लिख सकते हैं, d/2। अब यहाँ पर दूसरी एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं, d की वैल्यू को यहीं पर सोल्व कर देते हैं।
ठीक है, जैसे 4 दिया है ना तो 4/2 करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे और r को यहाँ पर रख के सोल्व करेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। अगर आपको डायामीटर दिया है तो आपको फॉर्मूले में डायामीटर ही लेके आना है, फिर उसको सोल्व करो। ओके, ये हो जाएगा 4π/3 और ये हो जाएगा d/2 होल क्यूब। सोल्व करें कितना आएगा, 4π/8 × 3 d क्यूब। ओके, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसके लिए हमें क्या निकालनी है, एरर। तो पहले तो क्या निकाल ली, डेल्टा वी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा वी बाय वी पूरा एक साथ निकालेंगे, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है π/6 एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, देखो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर एक नंबर से है। ओके, तो हमें जो ये निकालना है वो हम इसके नहीं, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, डेल्टा d/d। स्टेप्स को नोट करना। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर आपको डायामीटर दिया है तो आप डायामीटर ही रखोगे, उसके बाद सोल्व करोगे। जो कांस्टेंट है उसको आपको रिमूव कर देना है, कांस्टेंट को रिमूव कर दिया है क्या यहाँ पर d, तो आ जाएगा डेल्टा d/d। पावर का क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई में ले आना है, -3 हो, +3 हो, 3/2 है, ये सब मल्टीप्लाई में आएंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। माइनस है तो मोडलेस लगा दो। ओके, परसेंटेज एरर निकालनी है, नेगेटिव में नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। डेल्टा डी की वैल्यू क्या है, 0.1 और डी की वैल्यू क्या है, 4। तो ये आगे रिलेटिव एरर। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। कैसे निकालें, सिंपल, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, हमें क्या दिया हुआ है, m = 5%, मास है ये, l लेंथ है 2% और डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। डेंसिटी में एरर निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज की लगाया, जरा क्वेश्चन पर ध्यान दो, यहाँ पर जो m दिया हुआ है वो किस में दिया है, परसेंटेज में, l भी किस में दिया है, परसेंटेज में। तो अगर इन्होंने एरर भी लिखा हुआ है दैट्स मीन इनका मतलब किससे है, परसेंटेज एरर से। ओके, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन से भी चेक किया जा सकता है। अब यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, मास बाय लेंथ क्यूब कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। इसको क्या करेंगे, अगर कुछ नीचे है तो उसको भी ऊपर ले आना है। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, डेंसिटी में एरर।
क्या आएगा, पहले है यहाँ पर m, तो क्या लिख देंगे डेल m बाय m। नेक्स्ट क्या है l, तो क्या आ जाएगा डेल l बाय l। पावर का क्या होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। माइनस है कोई बात नहीं, मोडिस लगा दो। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, क्या यहाँ पर भी मल्टीप्लाई रहेगा, नहीं, हमेशा प्लस होगा। यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी हुई है सबको ऐड करना है। ओके, सिर्फ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 5%, तो आपको ये पूरे की वैल्यू दी हुई है 5%। यहाँ पर 3 और L की जो वैल्यू है कितनी है 2%। ओके, यहाँ पर M लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना। परसेंट दिया हुआ है तो सिर्फ ये नोटेशन है। ओके, परसेंट दिया हुआ है तो यहाँ पर ये पूरे की वैल्यू है। ओके, और ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 11%। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है, हमने निकाला है अब तक फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात कर रहे हैं डेंसिटी की, डायमेंशन की, तो हम क्या जानना चाहते हैं कि जो ये डेंसिटी है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ये और किस किस फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, किस किस से मिलकर बनी है, मास और लेंथ। ओके, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में लिखना ही क्या बोला जाता है, डायमेंशन। ओके, तो यही इसका यूज है कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि डेंसिटी और किस फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है या किस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख देंगे, डायमेंशन। आप वहां से देख लेना। ओके, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। मास के लिए हम कैपिटल M यूज करेंगे डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए। L को रिप्रेजेंट करेंगे L से, सॉरी लेंथ को L से, टाइम को कैपिटल T से, A यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, K टेम्परेचर को, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसको हम कब यूज करते हैं, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है और वो हमसे पूछे कि हमें चेक करके बता दो कि ये करेक्ट है या नहीं। उस सिचुएशन में आप इसको यूज करते हैं और इसमें करना क्या होता है, आप सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है। ओके, सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, और कैसे यूज करेंगे, देखो ये इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है। ओके, और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बीटा की डायमेंशन बता दो। अब ऐसे कैसे बताएं हम डायमेंशन, तो इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं, कैसे, H इक्वल्स टू ut प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको किस में ऐड किया है, इसमें। ठीक है, तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो आप इसकी डायमेंशन निकाल लो, आपको इस पूरे की डायमेंशन मिल जाएगी। एक और चीज, इक्वल के इक्वल करके आपने क्या लिखा है, h हाइट। अगर आप इक्वल करके लिख रहे हो दैट्स मीन इसकी भी वही डायमेंशन है जो इन दोनों की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 मीटर में क्या ऐड करो, 5 मीटर या 10 मीटर, तो क्या आएगा 15 मीटर। क्या 5 मीटर में
10 kg को ऐड कर सकते हो? नहीं। लेंथ में लेंथ ऐड करोगे, मास में मास ऐड करोगे, तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी और यूनिट भी, इसीलिए आप इनको ऐड कर पाए। वैसे ही ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, हाइट, उनकी भी यूनिट और डायमेंशन सेम होगी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बीटा टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, एच के इक्वल होगी, या आप यूटी के इक्वल भी रख सकते हैं। ओके, यहां पर डायमेंशंस की फॉर्म में लिखे इसको। एच की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ। टी टाइम है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टी, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर आएंगे, कितना आएगा, टी माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर बीटा की डायमेंशन क्या आ गई है, एल टी माइनस 2। अगर आप ये लेते तो यहाँ पर आपको जैसे h की निकालिए वैसे u जो कि क्या है, स्पीड, और t टाइम है, इनके डायमेंशन निकालते और फिर सोल्व कर लेते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें डायमेंशन बतानी है a की और b के लिए। ओके, अब देखो, इस ये वाली एक पूरी टर्म है, एक ये पूरी टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, हमें किसकी निकालनी है, a की। a के साथ में कुछ और है, हाँ, a बाय वी स्क्वायर, तो इसको हमने पूरा लिख लिया। अब इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, जो इसके साथ में ऐड है, p को ऐड किया है ना, तो इसको तो छोड़ दो, हमें तो सिर्फ इससे मतलब था, हमें तो सिर्फ एक चाहिए। यहाँ पर हमें सब मिल गए थे, हम किसी को भी यूज कर सकते थे, यहाँ पर सबको यूज नहीं कर सकते क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ पर इसके साथ में डायरेक्टली p को ऐड किया है, तो इसकी डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, p के इक्वल आएगी। अब यहाँ पर आपको p की डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्या होती है, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये a हो जाएगा, v डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। v क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आएगी, l क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, तो ये आ जाएगा l क्यूब। यहाँ पर सोल्व करेंगे, कितना आएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2। यहाँ पर किसकी निकालनी है, b की। n यहाँ पर इस इक्वेशन में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल होता है, तो n को क्या लिख लेते हैं। ओके, अब इसको यूज करें, v इक्वल्स टू b, b की जो डायमेंशन है किससे निकल जाएगी, ऐड तो नहीं किया है लेकिन सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, बात तो सेम है, तो हम v की डायमेंशन से किसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, b की। ओके, आई होप कि समझ आ गया है। यहाँ पर मैंने n इक्वल्स टू 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये 1 था, आई थिंक ये मिस प्रिंट है। ओके, नेक्स्ट, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें डायमेंशन बतानी है अल्फा की। v क्या है, यहाँ पर स्पीड है, x यहाँ पर डिस्टेंस है, ओके, और c एक कांस्टेंट है। ओके, हमें किसकी डायमेंशन बतानी है, अल्फा की, और अगर c की पूछिए देन दोनों निकाल लेते हैं। ओके, देखो c को किसके साथ ऐड किया गया है, इसके साथ में, तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी आएगी। सिमिलरली किसके इक्वल रखा गया है, x के, तो यहाँ पर जब हम c की बात करेंगे वो किससे निकाल सकते हैं, x से, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी l। देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों प्लस साइन से कनेक्ट है,
अगर माइनस साइन से कनेक्ट होती तो भी हम यहाँ पर इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दो टर्म है लेकिन बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इसीलिए हमने इसकी डायमेंशन को यहाँ पर यूज नहीं किया ए और बी की निकालने के लिए। ओके, बीच में क्या साइन होना चाहिए, प्लस या फिर माइनस, तभी हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, बात करें अल्फा की। अब देखो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई नंबर है, ठीक है, या फिर कोई पावर है, जैसे हम लिख देते हैं e रेज टू द पावर 2, ठीक है, और नंबर जैसे पाई लिख दे, या फिर e की भी एक फिक्स वैल्यू होती है ना। इस तरह की अगर वैल्यूज आ रही है हमारी इक्वेशन में तो ये होती है डायमेंशन लेस, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब यहाँ पर समझना क्या है, डायमेंशन लेस का मतलब ये नहीं होता, जीरो नहीं होता है। डायमेंशन लेस होने का मतलब है, आप इसको लिख सकते हो m0 L0 T0, ठीक है। वैसे तो हमारे पास कितनी है, 7, लेकिन जब हम डायमेंशन लेस किसी क्वांटिटी को बोलते हैं तो हम इन 3 को भी लिख दे तो भी वहां पर ये हो जाता है कि हाँ यहाँ पर ये डायमेंशन लेस है। या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं लिखना है। ओके, अब यहाँ पर देखो x नोट क्या है, एक डिस्टेंस है, यहाँ पर e क्या है, एक नंबर है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। हमें किसका निकालना है, e की पावर में है अल्फा v, और उसमें से अल्फा का निकालना है। तो देखो इसको यहां पर जरा कंपेयर करो e टू द पावर 2 से, ये क्या है, पावर है ना, और पावर भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा v इक्वल्स टू डायमेंशन लेस। ओके, माइनस साइन को इग्नोर कर देना है, ठीक है। नेगेटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर। डायमेंशन लेस है, हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, और m0 L0 T0 भी लिख सकते हैं। ओके, v की यहाँ पर क्या डायमेंशन होगी, v है स्पीड, इसकी डायमेंशन होती है LT-1। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी L, टाइम की क्या हो जाएगी T, इसको हम क्या लिख सकते हैं L, T ऊपर जाएगा -1। देखो अगर याद करने के लिए याद करके जाओगे तो वहां पर एरर डेफिनेटली होगी। बेस्ट है कि आप यूनिट तो याद करते ही हो, ठीक है, यूनिट याद है तो उसकी हेल्प से आप डायमेंशन बहुत इजीली निकाल लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसको किससे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो v के लिए ये हो जाएगा LT-1, क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स टू m0 L0 T0, ये नीचे आएगा, m0 0 है, सॉरी m0 है तो इसको स्किप कर देंगे, L0 ये ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा -1, ये ऊपर आएगा t हो जाएगा, तो ये इसकी यूनिट है। ओके, नोट कर लीजिए। और कैसे पूछा जा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको एक इक्वेशन दे देंगे और उसकी करेक्टनेस पूछेंगे। अब ये कैसे निकालें, देखो स्टेप 1 में आपके पास जो जो क्वांटिटीज है यहाँ पर उन सबकी डायमेंशन निकाल लो। f की क्या होती है, f होता है
न्यूटन, ठीक है। न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो केजी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? मास एम, एम क्या है यहाँ पर? मीटर, एल, एस क्या है यहाँ पर? सेकंड, टी, ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। और क्या है? एम है, एम क्या है यहाँ पर? मास, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम। ए क्या है? एक्सीलरेशन, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा? एल, और सेकंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एल टी माइनस 2। ठीक है, इस तरह से नहीं छोड़ना है, ऐसे करके लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है स्टेप 2 में? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आई है वो लिख दो एक बार। ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है? एम एल टी माइनस 2। वैसे ही राइट हैंड साइड की भी निकाल लो। क्या है? एम ए, एम की डायमेंशन कितनी है? ए की कितनी है? ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। अब स्टेप 3, अगर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के, तो इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो इनकरेक्ट है। ओके, अगर यहाँ पर सपोज f इक्वल्स टू एम ए प्लस एफ नोट लिखा होता, देन तो हम एफ नोट की भी डायमेंशन निकाल सकते थे। वो भी किसके इक्वल आनी चाहिए? जो एफ की डायमेंशन है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है उसके इक्वल आनी चाहिए। ओके, तभी ये करेक्ट होगी। तो इस साइड जितनी भी है प्लस के साथ में लिखी हुई है, माइनस के साथ में, आप उन सबको जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी डायमेंशन के साथ मैच करो। अगर वो सब मैच कर रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो आपको जो इक्वेशन दी गई है वो करेक्ट है। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है और बोला है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एम एल एंड जी। ओके, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी बताई है, वो भी एग्जैक्ट नहीं है। हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि यहाँ पर m की पावर है a, l की पावर है b और g की पावर है c। ओके, और ये इसके इक्वल है। हमने मान लिया कि हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्म है टाइम पीरियड की वो ये है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ए, बी और सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कैसे करें? जो हमने अभी किया था स्टेप 1 में वही करना है। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है? टी। एम के लिए एम है मास, तो इसके लिए क्या आ जाएगी? एम। एल लेंथ है तो इसके लिए आ जाएगी एल। और जी क्या होता है? एक्सीलरेशन। अभी देखी थी उसकी डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 2। ओके, यहां पर रखेंगे, कितना आएगा?
पावर को अंदर ले आते हैं, MA LB और यहाँ पर भी है एक LC, तो यहाँ पर आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, MA L B plus C T minus 2C, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें करना है कंपेयर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, M L और T, यहाँ पर M और L नहीं है, तो हम क्या करेंगे, M की पावर 0 ले लेंगे, L की पावर भी 0 ले लेंगे और T एज इट इज, है ना। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, बट कंपेयर करना था इसलिए हमने M और L को भी इंक्लूड कर लिया, ओके। M की पावर को कंपेयर करेंगे, कितना आएगा, 0, तो A कितना है, 0। L की पावर को कंपेयर करेंगे, कितना आएगा, B plus C equals to 0। T की पावर को कंपेयर करना है, कितना आएगा, -2C equals to 1, ओके। तो A तो एग्जैक्टली 0 आ गया है, C कितना आ जाएगा यहाँ से, -1/2, ओके। और यहाँ पर C की वैल्यू रखेंगे, कितना आएगा, B 1/2, ओके। नेक्स्ट क्या करना है, इन सब वैल्यूज को पुट करना है इस एक्सप्रेशन में, फ्रॉम 1 T इक्वल्स टू, M की पावर कितनी आ गई है, 0। M की पावर 0 मतलब मास है ना ये, तो मास तो इस फॉर्मूले में मतलब नहीं है। L की पावर कितनी है, 1/2 और G की पावर -1/2, ओके। तो ये आ जाएगा L/G, हमारा आंसर, ओके। तो ये एक टाइप था, और डायमेंशन से अभी मैंने जितने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको डायमेंशन याद है, यूनिट्स याद है, तो आपको इस बेस पर कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप कर दोगे, ठीक है। तो आपको जो रिलेशंस है, कन्वर्जन्स है, यूनिट्स है, वो आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए। जितने मैंने यहाँ पर टाइप कराए हैं, और उस 4 टाइप कराए हैं, उन 4 टाइप में जितनी तरह की प्रॉब्लम्स कराई है, ओके, एट मैक्स यहीं से आएगा, ओके, इससे बाहर से नहीं आएगा। और यही टाइप है यहाँ पर प्रॉब्लम्स के, कुछ सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कभी कभी, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ओके, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला पूरा स्टेप आप बहुत जल्दी कर लोगे, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।